हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीआई मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। हम डीआई की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो पीवाईक्यूज़ के फॉर्म में आ चुके हैं, वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको डीआई में पीवाईक्यूज़ जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनमें से मैं आपको लाइन चार्ट के बारे में बताया हूँ। लाइन चार्ट कह दो, लाइन ग्राफ कह दो, एक ही बात है। ठीक है, आज मैं आपको पाई चार्ट के बारे में फिर से पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, तो इसके बारे में बताऊंगा। भाई क्या है कि देखो, क्वेश्चन आपको मैं बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ। 5 टाइप की डीआई होती है। डीआई में 5 टाइप के जनरली क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से टेबल हो गया, टेबल डीआई हो गया, फिर पाई चार्ट डीआई हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया एंड हिस्टोग्राम हो गया। आपको पता है कि यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कभी कभी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे देता है कि आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे देता है। पैराग्राफ के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देगा, आप उसको रीड करोगे एंड देन वो डीआई का ही पार्ट होता है। पर एक्चुअली वो जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो फिगर के फॉर्म में नहीं देता, किसी बार चार्ट, टेबल चार्ट या इन सब के फॉर्म में नहीं देता। वो ऐसे आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे देगा। वहाँ से आपको मेन इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी रहेगी। कि सपोज कुछ लेट से कि सब्जेक्ट के बारे में बात किया है, कि इंग्लिश की बात कर दिया, मैथ की बात कर दिया, और किसी और साइंस, हिंदी, इंग्लिश किसी और के बारे में बात कर दिया, राइट। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी एंड फिर इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन करोगे, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपको अलग से करवाऊंगा। वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो वेन डायग्राम भी डीआई के ही पार्ट में कभी कभी आ जाता है, हालांकि वो अपने आप में अलग चैप्टर है, बट वो डीआई के सेक्शन में कभी कभी आता है। डीआई के सेक्शन में उसको देते हैं वेन डायग्राम को। एक तो वेन डायग्राम रीजनिंग वाला होता है जो ऑड मैन आउट जैसा होता है। एक तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन जो आपके वो सम ऑल नो वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी रीजनिंग का पार्ट होता है। ये वाला वेन डायग्राम जो डीआई के पार्ट में आ जाता है, या आप मैथमेटिक्स के पार्ट में कह सकते हो, क्वांट के पार्ट में, तो मैं उसको अलग से करवाऊंगा, राइट। आज मैं आपको पीवाईक्यूज में जो पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है सारी चीज़ें कि भाई पाई चार्ट में मैं आपको बताया हूँ कि जब भी आपको परसेंटेज से आपको डिग्री में जाना है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि परसेंटेज बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है, तो भाई आपका अगर एक कुछ भी मतलब इधर उधर की बात सोचे बिना, तो परसेंटेज जब 100 की बात होती है, डिग्री में टोटल की बात होती है, तो 360 डिग्री होता है। इनमें बड़ा कौन है, तो डिग्री बड़ी होती है। जब भी आपको बड़े में जाना है, डिग्री में जाना है, मान लो ये x% दिया है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो x इंटू इसमें आप क्या करोगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। 18/5 क्यों? क्योंकि बड़ा क्या है, डिग्री, हमें डिग्री में जाना है, मतलब बड़े में जाना है, तो बड़ा 18/5 होता है। और अगर आपको डिग्री से, लेट से डिग्री से आपको कहाँ जाना है, परसेंटेज फॉर्म में जाना है, तो मान लो कि ये 22 डिग्री दिया है, अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज आपको जाना कहाँ है भाई, छोटे में। परसेंट छोटा होता है, डिग्री बड़ा, तो छोटे में जाना है, तो छोटा 5/18 होगा, बिकॉज 18/5 बड़ा होता है भाई। 18/5 मतलब ये हो जाता है 3.6, और 5/18 इसका मतलब हो जाता है ये लगभग 0.24 के अराउंड मान लो आप। तो अफकोर्स ये ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये बड़ा वाला है, हमें अगर बड़े में जाना है तो हमें बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमें छोटे में जाना है ये परसेंटेज में, तो हमें छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज़ें मैं आपको टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जब पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर भी यही चीज़ें बताया हूँ कि जब आपको लेट से मीटर पर सेकंड एक यूनिट होती है और एक होती है किलोमीटर पर आवर, आपको ये बड़ी यूनिट लगती है। तो बड़ी, जब छोटी से बड़ी में जाओगे, तो बड़ी में जा रहे हो तो भाई 18/5 का ही मल्टीप्लाई करोगे बड़े का, और जब छोटे में जाओगे, ये छोटे में जाओगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे।
मल्टीप्लाई करना होता है छोटे और बड़े का, ठीक है। जहाँ जाते हैं उधर उतने ही उसका मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े में जाते हैं तो बड़े नंबर का, छोटे में जाते हैं तो छोटे नंबर का, ठीक भाई। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो इन्फॉर्मेशन, देखो ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको, डायरेक्शन में दिया है कि द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूयॉर्क मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो न्यूयॉर्क मार्केट शेयर होता है, बाय वैल्यू, ध्यान ये देना, बाय वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट कंप्यूटर कंपनी इन 2005। फॉर एग्जाम्पल कोमोडोर का दिया है 8%, या IBM का 28%, HP का 6%, एप्पल का 14%, टेक्सास का 8%, टैंडी का 6%, अदर्स का 30%, राइट। जो सेकेंड पाई चार्ट दिया है, द पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूयॉर्क मार्केट, सेम न्यूयॉर्क मार्केट की बात कर रहे हैं, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान देना, ये वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट कंप्यूटर कंपनी इन 2005। आगे इन्फॉर्मेशन दी है कि द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन 2005 इन न्यूयॉर्क मार्केट इज 1500, द वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड इन 2005, यानी ये वैल्यू दिया है, ये यूनिट सोल्ड बात किया है USD डॉलर में 165.40, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगी। भाई एक चीज़ होती है ये वैल्यू, विशेष ध्यान देना, ये एक ये वैल्यू होता है और एक ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। देखो क्या होता है वैल्यू, क्या होता है वॉल्यूम। अगर मैं कहूँ कि वैल्यू, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, आपकी वैल्यू इतनी है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, आपके पास मॉनेटरी वैल्यू इतनी है, तो वो क्या हो जाता है, कुल मिला के मनी या पैसे की बात होती है, ठीक है। मनी, पैसा, रुपया, जो भी है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, पैसे की वैल्यू होती है, कुल मिला के पैसे या मॉनेटरी वैल्यू आप समझ सकते हो। फिर एक होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट, या इसी को क्वांटिटी आप कह सकते हो, क्वांटिटी कितनी है। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये पॉइंट आपको बार बार कंफ्यूज करेगा और बार बार मिलेगा। वैल्यू का मतलब होता है कि मॉनेटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी, मार्केट में उसकी वर्थ कितनी है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट, यानी क्वांटिटी कितनी है, कितनी संख्या में वो चीज़ें मौजूद है, यानी क्वांटिटी की बात होती है, कितनी संख्या में है। आई होप कि भाई बात आपको समझ आई। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि कंप्यूटर का वॉल्यूम 2005 में, तो ये वाला जो फिगर दिया है, पाई चार्ट दिया है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। और वॉल्यूम में देखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन 2005 न्यूयॉर्क मार्केट 1500, मतलब ये टोटल 100%, ये जितना है, ठीक है, 100% यही टोटल है, परसेंट में दिया है तो 100% है, तो ये टोटल कितना है 100%, ये 1500 यूनिट है। आप इसको लिखोगे 1500 यूनिट, ये 1500 यूनिट ये वाला पाई चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 100% बराबर 1500। इस केस में तो क्या पैसा कह सकते हो कि 1% बराबर 15 यूनिट आएगा, क्यों भाई, कह सकते हो क्या। नंबर ऑफ यूनिट यही दिया है, नंबर ऑफ यूनिट, और वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट ही होता है। तो 1500 दिया है, ये 1500 100% की वैल्यू दिया है, तो 1% की वैल्यू आप कह सकते हो कि 15 रुपये होगा, या 15, अब रुपए नहीं दिया तो डॉलर में समझ लो, जिस भी यूनिट में, ठीक है। फिर सेकेंड जो ये बात क्यों बोला है कि वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड इन 2005 इन न्यूयॉर्क इज, अब देखो ये वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपया, मतलब रुपया मतलब कि रुपया से मतलब कि अमाउंट, पैसा से मतलब है, मॉनेटरी वैल्यू। अब क्योंकि रुपया तो इंडिया की यूनिट होती है, ये USD मतलब US डॉलर जो होता है, ये डॉलर है, ये डॉलर का साइन है, और ये US लिखा है, मतलब US डॉलर हो गया। डॉलर कई और कंट्री में भी चलता है, ये जनरल बातें हैं, जनरल जीके की बातें हैं। तो मतलब ये डॉलर में मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू मतलब मैं आपको बता चुका हूँ मॉनेटरी वैल्यू, तो ये वाला फिगर इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस पार्ट को। तो ये 165 और 40 ये डॉलर में है, ये 100% को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले 100% को, मतलब 1% का मतलब आप कह सकते हो ना कि 165 और 00। बताओ भाई, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे कि
बात क्या कर रहा, दिया क्या है, कहाँ से कहाँ बात कर रहा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब आप आगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वैल्यू एंड वॉल्यूम में आप गलती नहीं करोगे। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, वर्ष 2005 में किस कंपनी ने पीसी की सबसे कम औसत इकाई बिक्री कीमत प्राप्त की है? कोमोडोर, आईबीएम, टेंडी। अब देखो, अब आपसे बोला है कि विच कंपनी हैज रियलाइज द लोएस्ट एवरेज यूनिट सेल प्राइस, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई सेल प्राइस बोला है, क्या बोला आपसे कि सेल प्राइस एवरेज में कितना होना चाहिए। तो क्या करोगे भाई कि सेल प्राइस आप कैसे निकालोगे? मान लो कि इसकी 50 रुपये, मान लो कि सपोज आपके पास 50 आम है, सपोज आपके पास 50 मैंगो हैं, ठीक है। अब 50 मैंगो की कीमत मान लो लेट से कितनी है, मान लो कि आपने 500 रुपये में, चलो 800 रुपये मान लो आपने लगाया, ठीक है। 800 रुपये 50 मैंगो की, 800 रुपये या जो भी नंबर कट जाए, मान लो, चलो नहीं कटेगा कोई नहीं, मैं समझाना चाहता हूँ आपको जो। तो मान लो कि 50 या 60 मैंगो की कीमत, 50 मैंगो की कीमत 800 रुपये है। तो भाई सेल, आपका ये सेलिंग प्राइस क्या होगी? ये तो 50 मैंगो की कीमत है, तो एक मैंगो की कीमत जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 800/50 करोगे, तो ये एक मैंगो की कीमत होगी, यही तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी ना। बोलो भाई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? एक मैंगो की कीमत। सेम तरीके से जब आपको वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट दिया है ये वाला, और ये वाला क्या दिया है आपका? वैल्यू दिया है। तो अगर कंपनी का पूछा है तो आप बता सकते हो, क्या करोगे? नंबर ऑफ मतलब मॉनिटरी वैल्यू में से नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड करोगे। देखो, ये वैल्यू में से आप वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि कितने में उसकी चीज़ें बेची जा रही हैं, ठीक है भाई। अब देखो, एक चीज़ और आप ध्यान देना, यहाँ पर ये जो IBM एक कंपनी दिया है, कोमोडोर एक कंपनी दिया है, HP कंपनी दिया, एप्पल कंपनी दिया, टैक्सस कंपनी दिया है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी दिया, IBM, HP, एप्पल, टेंडी, टैक्सस, अदर्स। टेंडी यहाँ दिया, अदर्स यहाँ दिया, ठीक है भाई। एक चीज़ आप गौर करो, ये अदर्स दिया है, अदर्स में क्या मतलब कि बस इतनी कंपनी होती हैं और कंपनी नहीं है? अदर्स में मतलब कि और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो होती हैं कंप्यूटर की, डेल कंपनी है, या मान लो कि और भी मुझे नहीं आता रहा अभी नाम, तो बहुत सारी और भी कंपनियां होती हैं, राइट। तो वो बहुत सारी कंपनियां अदर्स में आएंगी, आएंगी ना? आप क्या समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? तो अदर्स में और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस में मतलब वैल्यू अपन वॉल्यूम करोगे, और आपसे पूछा है कि विच कंपनी हैज रियलाइज द लोएस्ट एवरेज सेलिंग प्राइस, लोएस्ट निकालना है आपको। दैट मीन्स वैल्यू अपन वॉल्यूम आप किसका किसका निकालोगे? कोमोडोर का निकालोगे, IBM का निकालोगे, टेंडी का निकालोगे। और एक दिया है कांट डिटरमाइन। अगर इस ऑप्शन में कांट डिटरमाइन की बजाय, इसकी बजाय कोई और कंपनी दिया होता, सपोज अदर दिया होता, अदर्स दिया होता, तब आप चारों का निकालते वैल्यू अपन वॉल्यूम, चारों का, और जो कम हो जाता वही आपका आंसर होता। आप समझ पा रहे हो क्या? जो कम होता, क्योंकि आपसे लोएस्ट पूछा है, तो जो कम होता वही आपका आंसर होता, परंतु इस केस में आपका आंसर कांट डिटरमाइन होगा। क्यों होगा कांट डिटरमाइन? देखो, कांट डिटरमाइन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन है, किसी ऑप्शन में कांट डिटरमाइन है तो आप कांट डिटरमाइन टिक करोगे, नहीं, क्योंकि उसका कारण आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई कि जो ये अदर कंपनियां हैं, अदर कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर अदर दिया होता तो अदर अपान अदर आप कर देते, अदर की वैल्यू अपान अदर का वॉल्यूम कर देते, और अगर कम आता तो अदर हो सकता था आंसर, बट अदर में तो बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं, तो उसका सबका इंडिविजुअल वैल्यू और वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं दिया, और अदर ऑप्शन भी नहीं है। तो आप कैसे बताओगे कि वो आप इन्हीं तीन में से इनका कम है? हो सकता है अदर में कोई लेट से कि डेल हो, और डेल का सपोज वैल्यू बहुत कम हो,
और वॉल्यूम खूब ज़्यादा हो, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज़्यादा हो, संख्या कम बहुत ज़्यादा हो और उसकी जो कीमत है बहुत कम हो, तो अल्टीमेटली वो उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस लोएस्ट हो जाएगी ना। तो जिसके बारे में आप नहीं जानते तो कैसे बता पाओगे, तो इसलिए कांट डिटरमाइन है, ठीक है। अब बाय द वे अब आप निकालोगे इसको, अगर आप इसका आंसर तो फिलहाल कांट डिटरमाइन है। बाय द वे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या। कोमोडोर जो है उसका वैल्यू अपन वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है, तो वो देखो कैसे निकालोगे। जैसे ये दिया है आपका कोमोडोर, कहाँ गया ये कोमोडोर 8% है, तो भाई आप 8% कोमोडोर दिया है और इधर कोमोडोर कितना है 34%, 8% 34%, तो आप कोमोडोर का कितना निकालोगे 8% ऑफ किसका निकालोगे 165,000 है तो इसलिए ये पूरा निकालोगे, इसका निकालोगे 8%। फिर कोमोडोर का 34% ये वॉल्यूम वाला, तो वॉल्यूम 34% ऑफ कितना दिया था भाई आपका, ये दिया था 1500 यूनिट, तो ये 1500 यूनिट आप यहाँ रखोगे, समझ आया। आप ये निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल ये कोमोडोर का मैं आपको लेके बताया, चेक करके बताया, तो आप ये निकालोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे आप कोमोडोर का निकालो, चाहे IBM का निकालो, और चाहे टेंडी का निकालो, और चाहे अदर किसी और का निकालो, ठीक है। ये 165 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सभी में ऊपर नीचे आएगा, कुल मिला के जो भी आना है इसकी वैल्यू जो भी आएगी मान लो वो तो सभी में आएगी ना, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। कोमोडोर में भी आप यही निकालोगे, IBM में भी ये पार्ट होगा, टेंडी में भी यही पार्ट होगा, अदर में भी यही पार्ट होगा, आपको फर्क कहाँ से पड़ेगा भाई। कोमोडोर का जो 8% दिया, अब ये परसेंट भी कट जाएगा, तो कोमोडोर का जो 8 दिया है 8/34, आप डायरेक्ट ये निकालो कितना होता है। IBM का फिर यही सेम चीज़ निकालोगे, IBM का देखो मैं लिख देता हूँ, IBM का कितना दिया है 10, आपका वैल्यू 28 दिया है और वॉल्यूम दिया है 10, तो ये 28 IBM का 28/10 होगा। और टेंडी का कितना होगा, टेंडी का यहाँ दिया है 6 और यहाँ दिया है टेंडी का 6, तो 6/6 हो जाएगा, ये टेंडी का होगा 6/6। अल्टीमेटली फ़र्क यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, अब इनमें जो मिनिमम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। फिलहाल इस केस में आंसर कान डिटरमाइन क्यों हुआ, क्योंकि अदर के बारे में और भी बहुत सारी कंपनियां शामिल है और उनका नहीं दिया है हमें, और अगर यहाँ पर अदर ऑप्शन होता तो अदर का चेक करते, फिर जिन जो का कम होता आप उसको टिक करते। अब इस केस में जब देखोगे तो इसकी वैल्यू देखो 2, इसका 10 गुना तो 2.8 गुना हो रहा, इसका मतलब ये 280% है, ये 6/6 मतलब 1 मतलब 100% है, और ये वाला वैल्यू 8/34 यानी 2/17, भाई ये वैल्यू 1 से कम है, ये मतलब कुछ आएगा, मतलब 1/17 यानी 17 छक्का 102, लगभग ये 11.5-12% आएगा, ठीक है, ये परसेंट आएगा, तो कम तो अल्टीमेटली यही दिख रहा है ना कोमोडोर, परंतु कान डिटरमाइन ऑप्शन क्यों हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो भाई मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, मुझे आपको रीज़न तर्क देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको आंसर दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको लगेगा हाँ हो गया, परंतु वो मन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्या करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या यहाँ से हमने 8/34 ये निकाला, क्योंकि ये चीज़ें सब में रहेगी तो इसको नहीं करना अपने को, मैं आपको यही बता चुका हूँ कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ आप DI में उतना ही करोगे, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रह जाओगे, उसका परसेंट उसका परसेंट उसका उससे मल्टीप्लाई उससे, भाई जिन परसेंट या जिन मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, जो चीज़ें सब में हैं तो वो सब में है ना, तो उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्यों निकालना हमें वो ज़बरदस्ती। ठीक, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ओवर द पीरियड 2005-6 इफ सेल वैल्यू वाइज दिया है, मतलब पहला वाला जो पाई चार्ट दिया था कितना दिया था 165 दिया था टोटल और 4 जीरो डॉलर में, या आप 1% बराबर 165,000 आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है भाई।
वैल्यू वाइज ऑफ IBM PC इंक्रीज्ड बाय 50%। अब देखो ये टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, IBM PC का बोल रहा है कि IBM PC इंक्रीज्ड बाय 50% एंड ऑफ एप्पल बाय 15%। IBM का 50% इंक्रीज होता है, एप्पल का 15% इंक्रीज होता है। एज्यूमिंग दैट PC सेल ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपनी रिमेन सेम, मतलब इन दोनों के अलावा बाकी जिनका है जितना है वो सबका सेम है, ठीक है। By what percentage approximately would the PC sale in New York value wise increase over the same period? क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया? मतलब देखो ये समझो, जैसे ये पाई चार्ट आपको दिया है वैल्यू वाइज, तो इसमें 5-6 कंपनियां दिया है, 6-7 जितनी भी दिया है, तो दो कंपनियों की बात किया है कि दो कंपनियां जिसमें से एक IBM है, तो IBM का 50% इंक्रीज होता है जितना भी था यहाँ। दूसरा दिया है आपको एप्पल, तो एप्पल का 15% इंक्रीज होता है, ठीक है। और बाकी और जितनी बची उन सब का सेम है, उन सब को कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो ओवरऑल कितना बदलाव आएगा, कितना ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी। बदलाव मतलब कि ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, बाकी सेम है, तो ओवरऑल तो इंक्रीज होगा ना। तो इसलिए पूछा है यहाँ पर कि वैल्यू वाइज कितना इंक्रीज होगा। बताओ क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं? आंसर तो मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा, पर मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो भाई, यहाँ से अगर मैं आपको ले चलूँ तो IBM में क्या दिया है, देखो IBM का कितना इंक्रीज हुआ है 50%, और एप्पल का 15% इंक्रीज हुआ। IBM का दिया है 28%, तो 28% का जब 50% इंक्रीज करोगे तो इसका 50% यानी आधा, यहाँ लिख दूँ अगर आपको समझाऊँ तो शॉर्ट में, 28% का आधा कितना होगा, 14% इंक्रीज हुआ इसका, प्लस एप्पल का कितना इंक्रीज हुआ था 15%, तो भाई इसका 15% कितना होगा, तो 14 × 15/100, कुल मिला के 15×4 = 60, कैरी 6, 15 कम 15 6 21, तो 21 का मतलब जब अब डिवाइड 100 से करोगे तो डबल जीरो मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब 2.1 हो जाएगा ये परसेंट में। कुल मिला के 14 और 2 16, 16.1% इंक्रीज होगा। 100 तो पहले से था, 100 तो पहले से था। देखो यही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये 100 तो पहले से है, मतलब टोटल जो PC हैं वो 100 पहले से हैं, 100%, ठीक है। अब जो नया PC मतलब PC है न्यूयॉर्क में, तो उसमें IBM का कितना था, IBM का 28% था, इसका 50% इंक्रीज करोगे तो 50% इंक्रीज होने के बाद 14% इंक्रीज हो गया, तो आप इसका 14% इंक्रीज कर दोगे। क्यों ये 14%, 14% 14% क्यों आए भाई, क्योंकि इसका IBM को 50% इंक्रीज हुआ, तो 28 पहले था, 28 का 50% कितना होगा, आधा होगा, ठीक है। एप्पल जो था, एप्पल का 15% इंक्रीज हुआ, तो भाई पहले कितना था, जितना भी था, पहले 14% था, अब 14 का 15% कितना होगा, ये 2.1% होगा। तो इंक्रीज ये तो, और बाकी बाकी जितनी कंपनियां हैं वो सब सेम है, तो ये वाला पार्ट तो 100 ही है ना, ये वाला पार्ट कितना इंक्रीज हो रहा, तो ये वाला पार्ट 14 + 2.1 दैट मीन 16.1% इंक्रीज हुआ। आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आया क्या भाई? कुल मिला के दो ही कंपनी इंक्रीज हुई, कभी एक को बढ़ा देगा एक को घटा देगा, कुछ कंपनियों को बोल देगा कि ये बढ़ रही हैं कुछ घट रही हैं, या सभी को बढ़ा देगा, या कुछ भी आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो कुल मिला के आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर लोगे, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो ये क्वेश्चन रहा, क्या बोला क्वेश्चन में, इन 2005 द एवरेज यूनिट सेल प्राइस ऑफ IBM PC वाज अप्रॉक्सीमेटली इन $। अब बताओ, आपसे यही पूछा है कि IBM का एवरेज यूनिट सेल प्राइस ऑफ IBM PC वाज अप्रॉक्सीमेटली, तो भाई IBM का हमने देखा, IBM का कितना परसेंट था, आप क्या करोगे, सेल प्राइस सबसे पहले पूछा है, तो आप वैल्यू अपॉन वॉल्यूम निकालोगे, वैल्यू अपॉन वॉल्यूम, यही करोगे। सेलिंग प्राइस जिसका भी पूछा है, तो सेल प्राइस के लिए वैल्यू अपॉन वॉल्यूम, जो पहले क्वेश्चन में हमने बताया था, ठीक है। मैं आपको बताया था जो पहले क्वेश्चन में वैल्यू अपॉन वॉल्यूम, यही करोगे भाई। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट। अब देखो
वैल्यू कितना दिया है IBM का, तो आपको अभी दिखाया मैं कि 24% दिया है। ये देखो IBM का 28% दिया है, वैल्यू के फॉर्म में 28% दिया है, वॉल्यूम के फॉर्म में IBM का 10% दिया है। तो बस यही आपको करना है। देखो वैल्यू के फॉर्म में कितना दिया 28%, परसेंट किसका निकालोगे भाई, जो 165 4 जीरो था तो परसेंट से हमने 2 जीरो काट दिया, तो ये IBM का निकला है 28%। इसकी वॉल्यूम कितना दिया था भाई 10% दिया था, तो 10% में हटा रहा हूँ। देखो तो जो 1500 यूनिट दिया था तो 1500 को मैं 15 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, बताओ क्या समझ में आया? या आप अगर लिखना चाहो तो 00 यहाँ पूरा लिख दो, तो 28% फिर ऑफ, फिर 10% ऑफ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ऐसा 28% ऑफ 165 और ये 00 डॉलर में, और ये 10% ऑफ 1500, आप ये लिख सकते हो। ठीक है भाई, कुल मिला के आपको काट पीट बस करना है, कुछ नहीं बचा। 00 ये काटोगे, 00 ये काटोगे भाई, परसेंट और परसेंट कटेगा। ठीक है, फिर ये बचा इतना, एक और जीरो काट दो, तो ये भी 10 से कट गया तो एक जीरो कट गया। 15 से काटोगे तो 15 एक कम 15, फिर एक बचा तो फिर 5 आएगा तो 15 एक कम 15, और ये वाला एक जीरो, तो ये हो गया। 28 का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये जीरो हो गया। 11 का मल्टीप्लाई 8 में, 11 8 88, कैरी 8, 11 दूनी 22 8 30। अब ये जिसमें यूनिट में दिया है US डॉलर में दिया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया कि नहीं? मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन अगर आप तरीका समझोगे हो क्या रहा है ये चीज़ें तो आप कर लोगे। आपको एक बार यही मैं बोलता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अगर समझ जाओगे चीज़ों को क्या दिया है, हमें कैसे करना है, इन कुछ टर्म होते हैं, कुछ नाम होते हैं जिनकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जब मैं पढ़ता था खुद, उस टाइम मुझे किसी ने वैल्यू तो समझ में आती थी, चलो मॉनेटरी वैल्यू, पर वॉल्यूम का मतलब ही किसी ने ऐसा नहीं समझाया था। तो बहुत टाइम बाद समझ में आया कि वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट होता है या पर यूनिट होता है, जो भी दिया होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले केस में। क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। एक बुक पब्लिश की जाती है तो जिसमें से उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, राइट, कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट लगती है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन वेरियस एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर दिया है, लाइक प्रमोशन कास्ट में कितना लगता है 10% लगता है, प्रिंटिंग कास्ट में 20% लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में 10% लगता है, पेपर कास्ट में लगता है 25%, बाइंडिंग में 20% एंड रॉयल्टी में आपको 15% लगता है, राइट। इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया है भाई, क्या पूछा है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 रुपये 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो सर्टेन बुक पब्लिश हो रही है, सर्टेन मतलब कि कुछ क्वांटिटी में, सर्टेन क्वांटिटी में बुक पब्लिश हो रही है, मतलब कि 50 हो रही है कि 500 हो रही है कि 10 हो रही है कि 5000 हो रही है, जितनी भी हो रही है मुझे नहीं पता, कुछ क्वांटिटी में बुक पब्लिश हो रही है, तो जिसमें से प्रिंटिंग कॉस्ट की आ रही है 30,600 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है। भाई हम देख लेते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट आ कितनी रही है, उसमें कितनी परसेंटेज आती है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पर दिया है ये 20%। कहने का मतलब ये कि 20% कॉस्ट जो आती है वो बराबर दिया है आपको 30,600 रुपये। बताओ भाई, अब आपसे क्या पूछा, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड। उस बुक में रॉयल्टी की कॉस्ट कितनी आएगी, तो भाई रॉयल्टी कितनी है, देखो यहाँ पर दिया ये 15%, रॉयल्टी की 15% है, तो हमें 20% की वैल्यू ये दिया है, हमें 15% की वैल्यू निकालना है। तो भाई क्या करोगे, मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि जो दिया होता है, यहाँ 20% दिया है तो 20 का डिवाइड करोगे, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करोगे। अब परसेंट का डिवाइड करोगे, परसेंट का मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिला के कट जाएंगे ना परसेंट परसेंट, तो 30,600।
अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो दिया है उसको डिवाइड करना है, जो फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो भाई उसका तरीका ये है कि पहले 20% दिया है तो यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकालो। तो आप ऑफकोर्स 20 से डिवाइड करोगे तो 30,600 हो गया और बटे 20 हो गया। फिर आप 15% की वैल्यू निकालोगे तो भाई 15%, इसमें भी 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, इधर भी 15 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बनेगा। तो सेम चीज़ है, यही देखो 15/20 ही आ गया, बस ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो देखो, 4 से इसको काटोगे तो 4 सते 28, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, तो 4 6 24, 2 बचेगा 4 पंचे 20 और ये 0। 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 0, 3 पच्चे 15 कैरी 1, 3 6 18, 1 19, 3 सते 3 सते 21 और 1 22, 22,950। ठीक है भाई, देखो ऑप्शन सी आ गया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? कुल मिला के आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दी रहती जो आप कैलकुलेट ना कर पाओ। जो एग्जामिनर होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन मतलब 5 में से एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट मिल जाए, 3-4 में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाए, तो वो डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो भाई छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन जो ईजी है उसको करो। पर वो डिफिकल्ट नहीं होता, आपको डाटा समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है, राइट। आई होप कि बातें समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty? रॉयल्टी में सेंट्रल एंगल कितना बनेगा बताओ। अभी रॉयल्टी का हमने देखा कि 15% दिया था, ये रहा रॉयल्टी का 15%, तो ये 15% टोटल का कितना एंगल भाई शेयर करेगा बताओ, कैसे निकालोगे? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 15% को जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 15 डिग्री बड़ा होता है नंबर, तो बड़े में से आप बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको बड़े में जाना है डिग्री में। 5 तिहाई हो गया 15, 18 तिहाई 54, तो ये 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भाई 15% फिर क्या करोगे? देखो तरीका तो मैं बहुत बता दूंगा, पर मैं आपको सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ। 15% किस में से दिया है? टोटल 100% में से दिया है, ये करोगे। फिर आपको डिग्री निकालना है तो 360 टोटल होता है, भाई बात वही आ जाएगी घुमा फिरा के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर बड़े में जाना है तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, छोटे में जाना है तो छोटा नंबर मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइस ऑफ बुक, the price of book is marked 20% above the cost price, ठीक है। if mark price of a book is 180, then what is the cost paper used in a single copy of the book? समझ आया? देखो आपसे क्या बोला है कि कास्ट प्राइस से 20% ज़्यादा मार्क प्राइस है। कुल मिला के आपको क्या दिया है? अगर आप कहोगे कास्ट प्राइस, कलर चेंज करता हूँ, कास्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस कहोगे, अगर आप कास्ट प्राइस को 100% लेते हो भाई तो मार्क प्राइस आपको 120% होगी। देखो यही बोला है कि मार्क अबव 20% ऑफ द कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस के कंपेयर में मार्क प्राइस 20% ज़्यादा है। तो भाई कास्ट परसेंट के कंपेयर में, तो इसको हमने 100% ले लिया, तो इसके 100 के कंपेयर में 20% यानी 20 होगा, तो 120 हो गया। बताओ, परंतु आपको दिया क्या है? मार्क प्राइस 180 दिया है, तो भाई इस 120% की वैल्यू आपको दिया है 180, तो क्या आप बता सकते हो कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? 120% की वैल्यू आपको 180 दिया, देखो 120% की वैल्यू 180 दिया है, तो आपको निकालना है 10%, यानी आप देखोगे तो 6 पार्ट, ऐसे 20 के 6 पार्ट करोगे तो 120 होगा, तो 6 पार्ट बराबर आपको दे दिया है 180, तो आपसे 20 के 5 पार्ट निकलवाया है, तो 6 पार्ट दिया है तो 6 का डिवाइड करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, तो ये वाला 150 हो जाएगा, 30 बचे 150, ठीक है। बताओ इतनी बात आपको समझ आई क्या भाई? अब मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 150 रुपये, और मार्क प्राइस तो गिवन ही था कि 180 दिया है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर
यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। अब पेपर कितने परसेंट है भाई वो देख लेते हैं। पेपर की कॉस्ट कितनी लग रही, पेपर की कॉस्ट लग रही है आपकी 25%। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे पेपर की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पेपर इज यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ बुक। भाई एक कॉपी का ही दिया था ये, तो 150 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस है। 25% ये टोटल हो गया ना 150 रुपये, टोटल 100% की वैल्यू हो गई। आपसे 25% पूछा है, तो 25% ऑफ 150 निकालोगे। 150 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 150 का पहले आधा करोगे तो 75 हो जाएगा, उसका आधा करोगे ये 37.5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बोलो भाई, समझ में आया, आया ना? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही, आप चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपका वो जो पाई चार्ट है ऐड कर देता हूँ। देखो ये पाई चार्ट लगा दिया हूँ। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 5500 कॉपी आर पब्लिश्ड, 5500 कॉपी आर पब्लिश्ड एंड ए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू 82,500, then what should be the selling price of book so that publisher can earn a profit of 25%? क्या मतलब, समझ में आया क्वेश्चन क्या? कहने का मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर 5500 कॉपी बुक, 5500 कॉपी ऑफ बुक, बुक की 5500 कॉपी अगर पब्लिश की जाती है, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उस पर लगता है 82,500 रुपये, यही बोल रहा है। यदि 5500 प्रति कॉपियाँ प्रकाशित की जाती है तो उन पर परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, परिवहन का मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कहाँ गया, ये है परिवहन। ठीक है, परिवहन लागत 82,500 रुपये आती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब विक्रय मूल्य मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने पहले से बताया है कि उसको 25% का लाभ हो, तो भाई 25% का मतलब जो उसकी कॉस्ट लग रही है उसमें 25% का लाभ होना चाहिए, राइट। देखो आसान है, ये क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है यहाँ पर, 10% लग रही, तो ये 10% बराबर कितना दिया है आपको, 82,500 रुपये। ठीक है, तो टोटल कास्ट निकालूंगा मतलब 100%। ये 100% क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम टोटल कास्ट यानी कास्ट प्राइस निकाल रहे हैं। भाई 10% अकेले ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी लग रही है, तो जब सबकी कॉस्ट निकालोगे तब तो टोटल कास्ट पता चलेगी ना भाई, टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा। तो आप टोटल 100% निकालोगे तो 100% कितना आएगा, 10 का अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 का इधर भी कर दो, तो आपका 100% आ जाएगा। तो ये 82,500, ये डबल जीरो था, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक और जीरो हो गया, ये आ गई 100%। परंतु ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ये तो आपने 100% निकाला, वो ये बोल रहा है कि भाई उसको कितने पर सेल करे, ये तो कास्ट प्राइस निकली ना, कितने पर सेल करे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो मतलब इसका 25% और इसमें जोड़ोगे, दैट मीन्स क्या मैं ऐसा कह दूं कि 1.25 का मल्टीप्लाई कर दो या 125/100 कर दो, एक बात बराबर है। 1.25 का मल्टीप्लाई करो या 125/100 का मल्टीप्लाई करो, या इसी को मैं सेम चीज़ कह दूं कि 5/4 का मल्टीप्लाई करो। 25% का मतलब कितना होता है भाई, 1/4 होता है, तो 1/4 ये और स्टैंडर्ड 1 है, तो ये 5/4 हो जाएगा। बताओ कितने तरीके आपको समझाऊं। ठीक है, तो मैं इसको 5/4 लिखता हूँ, ये इस वाली वैल्यू को 1.25 को मैं ये तरीके आपको समझाने के लिए बस अपनाता हूँ कि आपको किसी भी तरीके से समझ में आ जाए कि वो क्या रहा। ठीक, 5/4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये जाके 125% आप निकाल रहे हो। ठीक है, अब ये 125% निकाल रहे हो तो भाई ये कितनी कॉपियों की बात हो रही है मुझे ये बताओ, ये 5500 कॉपियों की बात हो रही है, तो आपको एक कॉपी की कीमत निकालनी ना। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक कॉपी की बात होगी तो ये 5500 आप निकालोगे तो 5500 कॉपी की कीमत इतनी आएगी, जो भी आएगी 82,500। ठीक है, ये 5500 कॉपी की बात हुई, तो जब एक कॉपी की निकालोगे तो उतने का डिवाइड करोगे ना 5500 का। बताओ, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
ये तो नहीं कहोगे ना कि ये 5500 कहाँ से आया, तो ये मैं एक्स्ट्रा में कर दिया हूँ। अब अगर ये 5500 हटाना चाहते हो तो 5500 हटा दो, फिर आप क्या करोगे, कुल मिला के यही करना है कि इसकी वैल्यू निकालोगे, देन ये क्या हो जाएगा, ये 5500 कॉपी की वैल्यू होगी, ये 5500। अब आप इसको लिख सकते हो कि 5500 कॉपी इज इक्वल टू ये जो भी आएगा, कैलकुलेट कर लो इसको, और फिर 55 का फिर इसकी तो एक कॉपी की वैल्यू जब निकालोगे तो वही चीज़ आएगी आपका 5/4 इंटू 825,000 डिवाइडेड बाई 5500 5500। तो भाई 00 में काट रहा हूँ, देखो ये 00 कट गया, 11 से काटोगे तो 11 5 55, ये हो गया। 11 से काटोगे तो 11 7 77, 7 बच जाएगा तो 11 7 77 फिर से आ जाएगा, और ये वाला 5 ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, 77/4, या इसको जो भी आप कैलकुलेट करोगे। अच्छा ये 5 बचेगा ना भाई, तो 55 होगा तो 11 5 55 आएगा, और एक ये 0 बचा था तो ये 750 डिवाइडेड बाई 4, 750 डिवाइडेड बाई 4, 4 एक कम 4, 3 बचेगा तो 35 होगा, तो 4 8 32, 3 बचेगा फिर से तो 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, फिर 2 बचेगा तो 20 होगा, डेसिमल के लगभग 0 पढ़ाओगे तो 4 5 20, 187.2 187.5 आई एम सॉरी। तो ये आपका ए आंसर होगा, ठीक है भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इम्पोर्टेंट यही है कि आपको समझ में आना चाहिए केस, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें। सिर्फ इतना मत करना कि आप बस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए बस आपका काम हो गया, नहीं भाई। देखो एग्जाम में तो आपको आंसर ही निकालना है, पर यहाँ अगर आप आंसर निकालना सीखोगे, उसको समझोगे नहीं कि दिया क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो आपके मन में सवाल ये एग्जाम टाइम में जरूर आएगा, एग्जाम टाइम में जरूर आप फंसोगे, ठीक है। इसलिए स्टडी केस की जो होनी चाहिए वो समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अब देखो ये क्वेश्चन है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। रॉयल्टी कहाँ है, 15%, ये रहा रॉयल्टी 15%, प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ है, ये 20% से कितना कम है, बताओ भाई कितना कम है। तो ये 5% कम है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 20%, क्योंकि इसके कंपेयर में बात हो रही है, तो 5/20 का मतलब 1/4, 1/4 की वैल्यू 25% होती है। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आया तो 25% ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली बन जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, सब कुछ आपको एग्जाम ट्रिक्स पर समझ में आ रहा है। मैं आपको पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर आपको बेसिक या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप ऊपर ऊपर से करोगे तो वो सब कुछ साफ हो जाएगा कुछ दिन बाद। आपको समझ में आना चाहिए, मेरा यही टारगेट होता है। मैं सिंपल से सिंपल भाषा समझाने की कोशिश करता हूँ एकदम, कि आपको समझ में आए, फिर तो वो सीढ़ियाँ आप खुद बना लोगे, खुद सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे। चीज़ें अगर समझ में आ रही तो आप धीरे धीरे आपका लेवल खुद बढ़ जाएगा, और आप अपने से जब क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं यही तरीका अपनाने की कोशिश करता हूँ। बस आप क्या करो भाई, आपसे उम्मीद मुझे ये रहती है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। देखो यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, जी जहाँ तक जो पढ़ाई कर रहे हो उनके पास शेयर कर दो सबको, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो रही कहाँ पर, ठीक है। अगर एक बार में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो भाई आप देखो कि आप कहाँ मिस कर रहे हो, वो चीज़ें दोबारा देखो, राइट। कौन से एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है वो चीज़ें बताओ, ठीक है। और यही बस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगी इसी में डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, राइट। बस चैनल को सपोर्ट करो यार, इतना उम्मीद आपसे करता हूँ। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।